बड़ा स्केल भी दे दो मुझे, बड़ा मेरा बच्चा बड़ा चलेगा। दिख रहा है आप? चला जा। हाँ आप इधर से आप मतलब बुक वगैरह किधर है? इसका बुक दिखा और नोट घर में क्या लिखा है? क्या बाजू पर जा लिख अभी अल्लाह जब बुक का एडिंग और क्यों आया तो आगे क्या है? अमोल सर का है, पीछे मेरा है। ओके, ये बीच में क्या लिखा है? अच्छा, ये सब क्या है? अच्छा, इसके बाद क्या निकला सर? बाकी लास्ट लेक्चर में तो नहीं था, आप तो लास्ट लेक्चर न्यूमेरिकल्स कर रहा था ना बेटा। ये देखिए आप तो 7 दिन में लिखाएगा नहीं किसकी गलती बोल? जा घर पे जा बेटा, सच में घर पे देखो, घर पे जा, बाहर लिख के लिखा जा, उसी से नोटबुक ले, उधर बाहर बैठ के लिख, तेरा खत्म होगा तो अंदर आ जा, सच जा बाहर। उसको बुक दे दे बेटा, तेरा जो दोस्त है उससे ले जा, बाहर खड़े। भाई तुम दोनों कीप सेफ डिस्टेंस, आप दोनों में सेफ डिस्टेंस रखो। मैं कोरोना के बारे में सोच सकता हूँ, उसमें बीच में जगह और सिर्फ ठीक है। बस और बात लिखो, एक्सप्रेशन फॉर वो तेरी गलती बेटा, एक काम कर, हालांकि उससे फोटो निकाल, उसके पेज का जाके लिख के लिख क्या और वो बात नहीं लगाएगा। हेलो, क्या लिखा? एक्सप्रेशन फॉर lateral displacement, expression for lateral displacement, ठीक है? एक्सप्रेशन फॉर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। नहीं नहीं, फोटो निकाल के बाहर जा। यार देखो, क्लास लैब तो पता ही नहीं सब लोगों को, क्लास लैब सब लोगों ने देखा। चलो देखो यहाँ पे क्लास लैब, देखो जब हमारे कोई भी क्लास लैब है, क्लास लैब, इस क्लास लैब को हम लोग नाम दे देते हैं ABCD। अभी तो बोलेगा कि बीच में जब तक खत्म नहीं होगा। हम लोगों ने ABCD क्लास लैब ले लिया, ये हमारा क्लास लैब, उसके सराउंडिंग में एयर है। एक क्लास लैब के जो 4 साइड्स है, 4 साइड्स A, B, C, C, D and AD, these 4 sides are nothing but just refracting surfaces, are called refracting surfaces, but it's called as refracting surfaces because ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं, इधर भी और यहाँ पर दो मीडियम सेपरेट कर रहे हैं कि नहीं? ग्लास एयर, ग्लास एयर, ग्लास एयर, ग्लास एयर। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को
हम रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का बोलते हैं। यहाँ पे हम इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्यों बोल रहे हैं? रे ऑफ लाइट यहाँ पर आएगा, इट विल गेट इनसाइड द ग्लास। मतलब दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट पास हो सकता है, इसके लिए बोल रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लो बेटा इन सरफेसेस को हम लोगों ने पॉलिश कर दिया, जब फिक्स कर दिया तो रे ऑफ लाइट आके यहाँ पे अंदर आ पाएगा क्या? इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर उनको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। गेटिंग में दिस? तो रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग दोनों भी कौन से सरफेसेस हैं जो दो मीडियम को सेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। गेटिंग में दिस? तो हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इसके हैं बिकॉज दोनों भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, हमारा रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो सकता है, इसके लिए रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर लो। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल? एनी परपेंडिकुलर drawn with a point is called normal। एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब बोलोगे सर नॉर्मल क्यों ड्रॉ करते हो? नॉर्मल नहीं ड्रॉ करेंगे तो नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये नॉर्मल हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम लोगों को पता है ना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, and denser to rarer it moves away from the normal। जाता है ना? तो बेटा अगर नहीं ड्रॉ करेंगे तो हमें दिक्कत होगी, अरे नॉर्मल कहाँ पे है, कि नॉर्मल की तरफ बेंड होना चाहिए, तो आपको पता ही नहीं नॉर्मल कहाँ पे, तो किधर बेंड करेंगे। गेटिंग में इसमें क्या बोल रहा हूँ? लाइट को कोई जरूरत नहीं है नॉर्मल, अपने हिसाब से बेंडिंग वेंडिंग उसका चलता रहेगा, हमें नहीं समझ में आएगा, इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करना हमारे लिए जरूर कि हमको पता चले एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, टू बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल और नॉट क्या, वो सब हमको पता चले, इसके लिए हम प्रॉपर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। और नॉर्मल का मतलब क्या होता है? एनी परपेंडिकुलर ड्रॉन एट अ पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्मल एट दैट पॉइंट। इस हम सब स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े हो जाए तो हम सब ऑल सरफेस पे क्या है? नॉर्मल है। तो एनी परपेंडिकुलर ड्रॉन इज द नॉर्मल। अब यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं, एक रे ऑफ लाइट को, मैंने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के बारे में बताया ना आप लोगों को, क्या होता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन? A ray of light always passes in a straight line। ये जो हमारा रे ऑफ लाइट जो यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, इसको कैसा पास होना चाहिए प्यारे बच्चों लोग? स्ट्रेट लाइन में पास होना चाहिए कि नहीं? बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। इसको स्ट्रेट लाइन में पास होना चाहिए था, बट एज इट passes from rarer medium to denser medium, क्या होगा बेटा बोलो? अगर rarer medium से denser medium आएगा तो क्या होगा? It will bend towards the normal। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल की तरफ से क्यों बेंड होता है, लेटर ऑन वी विल डिस्कस। It will bend towards the normal, बेंड हो जाएगा लाइक दिस, और यहाँ पर आने के बाद एक्चुअली इसको कैसा पास होना चाहिए बेटा बोलो? यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन पे पास हो जाना चाहिए, बट एज इट passes from denser to rarer it should move away from the normal। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, देखेंगे नॉर्मल है कहाँ पे। तो नॉर्मल कैसा ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे? अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, ये नॉर्मल है बराबर। इसको एक्चुअली कहाँ पे जाना चाहिए? इस डॉटेड लाइन पे जाना चाहिए, because of which property? Rectilinear propagation। But as it passes from denser to rarer it will move away। मतलब कैसा जाएगा? इससे इस तरफ जाएगा बेटा, इस तरफ जाएगा। आया ना? आया ना? ये नॉर्मल नहीं होता तो कंफ्यूजन होता था कि नहीं किधर जाएगा, इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करना जरूरी है। नॉर्मल से दूर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? ये सबको समझा बेटा? यहां से आया एज अ इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे पास होना चाहिए बिकॉज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, बट एज इट passes from rarer medium to denser medium it will bend towards the normal, और इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे एक से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पर आने के बाद फिर से उसको डॉट 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 लाइन पे पास होना चाहिए था because of rectilinear propagation, but as it passes from rarer to denser it will move away from the norm, away from the norm।
और इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। अब इसका कुछ काम नहीं, इसको हटा देते हैं, हमको ठंडा दिख रहा है यहाँ पे, बराबर है। तो इसका नामकरण भी कर देते हैं, P Q R S, P Q R S, बराबर, नामकरण कर दिया। PQ is called incident ray, QR is called refracted ray, RS is called emergent ray, incident ray, refracted ray, emergent ray। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्यों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा? क्योंकि दो जगह पे नॉर्मल ड्रॉ किया, दो सरफेसेस पे, ये रे ऑफ लाइट दो सरफेसेस पे उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है। ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होता है? नॉर्मल, सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर भी ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये नॉर्मल है, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। R1 R2 बोल सकते हैं। और ये है नॉर्मल और ये इमर्जेंट रे, सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहाँ पे कुछ डाउट है किसी को? और ये वाला जो एंगल है ना, इस एंगल को हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम बोल देंगे डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। ये बेटा हम लोग ऐसे रोज कॉलेज जाएंगे, इधर हमारा कॉलेज है, तो बेटा यहाँ से ना ऐसा इधर एक थिएटर भी है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि हम लोग इसे सीधा जाने वाले तो वो ऐसा टेढ़ा हो जाएंगे, थिएटर में पहुंच जाएंगे बेटा। और ये जो एंगल बना, इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। जाना चाहिए था यहाँ पे, चला गया यहाँ पे, ये हो गया ना एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया डेल्टा। यहाँ तक किसी कुछ डाउट है क्या? पक्का डाउट नहीं है? आप बोलोगे सर आप तो कुछ हमको एक्सप्रेशन वाले थे लैटरल डिस्प्लेसमेंट का, उसका तो अभी तक आपने नाम ही नहीं लिया। ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये वाला, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमारा रे ऑफ लाइट जहां से जाना चाहिए था एंड फाइनली जहां से गया, उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा बेटा इसका एक्सप्रेशन चाहिए। एक बात बोलूं, ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, इस डायग्राम के अंदर क्या होगा? यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये भी तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ही है ना, ये भी तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ही है ना, वही है बेटा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज थिकनेस ऑफ द ग्लास, थिकनेस, थिकनेस, इसका थिकनेस। और इस लाइन को भी नॉर्मल को, आई मीन नॉट लाइन, लंबा कर दो, यहाँ तक लिख आता हूं। ठीक है, अगर ए टी है तो ये वाला पार्ट में क्या होगा? डी हो गया। इसको बोल दो एन डैश, एम एम डैश, इसको ई बोल दो, ई। तो जो आर ई है ना, आर ई, वही हमारा है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, वो हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, और उसी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर। ठीक है, सारे जो भी नोन टर्म्स यहाँ पे है उसी के टर्म्स में इसका वैल्यू चाहिए। मेरा बच्चा है, ये बाबू है, यहाँ ध्यान दो मेरा बच्चा, यहाँ ध्यान दो। तू और तेरी तन्हाई तो घर पे भी रहते हैं ना बाबू, यहाँ पे तो हम लोगों के साथ रहने को आया ना, फिजिक्स के साथ आया ना बेटा, फिजिक्स के साथ रहना थोड़ा प्लीज। ए जाए, चुप ना मत, इधर ध्यान दे बस। चलो यहाँ देखो, ये हमारा आ रही, ये हमारा है क्या? लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जो उसी का वैल्यू चाहिए। कैसे आएगा बेटा उसका वैल्यू? हाउ टू फाइंड उसका वैल्यू? अब थोड़ा सोच के देखो क्या करेंगे। सबसे पहले
अब इस आर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, क्यू ई आर, क्यू ई आर, और बोलेंगे इन ट्रायंगल क्यू ई आर एंगल ई इज इक्वल्स टू 90 और एंगल क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा। क्यू का वैल्यू डेल्टा है कि नहीं बेटा, यहाँ पे मुझे साइन डेल्टा लेना पड़ेगा, साइन डेल्टा। अब लोगों सर साइन के पीछे क्यों पड़े हो आप, अपोजिट साइड है ना डेल्टा का, और अपोजिट तो साइन में ही आता है। आप लोगों सर ऐसा क्या है, टेन में भी आता है ना, टेन में भी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बट एडजेसेंट हमारे लिए अननोन है। वेरी फ्रैंक, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइन के लिए ये भी हमारे लिए फिलहाल अननोन है, बट इसका रिलेशन इस टी के साथ आ जाएगा। इसका रिलेशन किसी के साथ नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैं टेन नहीं ले रहा, मैं क्या ले रहा हूँ, साइन। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कोई भी चीज अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, एज पर रिक्वायर्ड, एज पर सिचुएशन वहां पे क्या रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हमें काम करना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे साइन डेल्टा, सिंस साइन डेल्टा, व्हाट इज साइन डेल्टा, अपोजिट बोले तो आर ई अपॉन हाइपोटेनियस, व्हाट इज हाइपोटेनियस, क्यू आर, क्यू आर। So RE is equals to QR sin delta, QR sin delta, पक्का, कोई डाउट नहीं है। बट QR क्या है वो भी हमको नहीं पता, इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 1, और इस QR का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला Q एंड डैश R। तो बोलेंगे इन ट्रायंगल Q and dash R, angle and dash is 90 और angle Q is equals to R. So since cos R is equals to Q cos R, मेरे को इस adjacent side और इस hypotenuse इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, तो cos, what is cos R, adjacent बोले तो Q and dash upon hypotenuse बोले तो QR. Therefore, cos R is equals to Q and dash T और यहाँ है QR। तो QR का वैल्यू आ गया बेटा T अपॉन cos R, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो बोलेंगे नाउ substitute equation 2 in equation number 1. So RE is equals to, what is QR? T cos R sin delta, sin delta. तो यहाँ पे बोल सकते हैं lateral displacement equals to sin delta into T cos R। इस वैसे में तो बोल सकते हैं sin I equals to R plus delta, I equals to R plus delta, vertically opposite angle। तो डेल्टा की जगह पे क्या बोल सकता हूँ, I minus R, I minus R बोल सकता हूँ कि नहीं, कुछ डाउट है तो बोल दो भाई, पक्का। अरे मेरा बच्चा ये I है और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो I is equals to R plus delta, तो डेल्टा is equals to I minus R, I minus R। तो यहाँ पे डेल्टा की जगह पे लिख दूंगा I minus R T अपॉन cos। इसकी जरूरत नहीं है, इतना भी रखा तो बस हो गया, बट क्यों लिखा हमको नहीं पता ना, वो लोगों ने एंगल्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, एंगल ऑफ डेविएशन के फॉर्म में दिया है, एंगल ऑफ डेविएशन के फॉर्म में दिया होगा तो ये वाला फॉर्म होगा, आई और आर के फॉर्म में दिया होगा तो ये वाला फॉर्म होगा, है ना। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर लैटरल डिस्प्लेसमेंट।
सबको समझा बेटा मैंने क्या बोला? पक्का सबको समझा? पब्लिक तो ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सब आप लोग इसको जल्दी से पास। पूरा नहीं होता जैसे अपना
So the next term. Okay. This question का answer तो when a ray of light passes from a rarer medium to dense medium, it bends towards the normal. क्यों? ऐसा क्यों होता है? अच्छा सुनना मेरी बात. ये मोबाइल बंद कर नालक. मेरे को साहब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, तो उसको विजुअलाइज करने का कोशिश करो. आपको इसका आंसर खुद पे खुद मिल जाएगा कि व्हेन इट पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो क्यों बैंड हो जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर में मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. व्हाई इट हैपेंस सो? एक सिंपल सा एग्जांपल समझो बेटा. हम सब यहाँ से निकले और नीचे पहुंचे तो जोरदार बारिश चालू हो गई. आजकल मौसम का क्या है भाई, कभी भी कुछ भी हो. बारिश चालू हो गई, क्या करोगे? अब भिगोगे तो नहीं डेफिनेटली. कोरोना में तो बिल्कुल नहीं. अरे सर्दी जुकाम हो गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी, गांव जाना पड़ेगा. तो भाई आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बोलो? किसी दुकान के सामने से खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, बारिश निकल जाएगी तो निकल जाएंगे आप लोग. अब बेटा हम लोग इधर मान लो खड़े हो गए, ऐसा रूफ है और रूफ के ऊपर पानी जमा हो रहा है. अब पानी बाहर निकालने के लोग क्या करते हैं, ऐसा पाइप लगा देते हैं, पाइप से पानी बाहर निकलता है. बराबर है कि नहीं?
बेटा जब ये जोरदार, मान लो एक नॉर्मल जैसा, बेटा एक नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉन ना, ये तुम्हारा पाइप है, ये तुम्हारा पाइप है और ये तुम्हारा यहाँ का नॉर्मल है। ये बेटा खुद बताओ ना, जब जोरदार बारिश होगी, तो जोरदार बारिश होती रहेगी, तो यहाँ का पानी कैसे जाएगा? सीधा सीधा जाएगा, ऑलमोस्ट सीधा सीधा जाएगा। और जैसे जैसे बारिश कम होगा, पानी का प्रेशर कम होगा, बराबर है, स्पीड बढ़ेगा, दूर जाएगा, स्पीड कम होगा, बेंड हो रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल। यस और नो? बस वही चीज तो यहाँ पर भी है। हमारा लाइट का स्पीड मैंने फर्स्ट पेज पे लिख दिया, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन अ रेयरर मीडियम, लेस इन डेंस मीडियम। रेयरर मीडियम में ज्यादा, डेंसर मीडियम में कम है। तो जब वो रेयरर से डेंसर में आएगा तो स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा? और कम होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब डेंसर से रेयरर में जाएगा, स्पीड बढ़ेगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। विजुअलाइज रहेगा बेटा कभी भी। तो बेटा यही रीजन है कि जब हमारा मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होते समय हमारा स्पीड कम या ज्यादा होता है, चेंज होता है, और स्पीड के हिसाब से फिर उसका बेंडिंग होता है। स्पीड कम हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, ज्यादा हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मेरा बात सबको समझा है? कोई कोई डाउट, दुविधा, डिफिकल्टी नहीं है? ये काम करो, लिखो सब, लिखो। नीचे स्टार करके लिखो। When speed of a ray of light increases, when speed of a ray of light increases, then it moves away from the normal. When speed of a ray of light increases, then it moves away from the normal. When speed of a ray of light increases, then it moves away from the normal. And when speed decreases, and when speed decreases, it bends towards the normal. And when speed decreases, it bends towards the normal. It bends towards the normal. ये नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। अगला पॉइंट लिखो, speed of light is more in the rarer medium. Speed of light is more in the rarer medium and less in denser medium. Speed of light is more in a rarer medium and less in denser medium. अगला पॉइंट, hence when a ray of light passes from a rarer medium to denser medium. Hence, when a ray of light passes from a rarer medium to denser medium, then it bends towards the normal. And when a ray of light passes from denser medium to rarer medium,
then it moves away from the normal. Then it moves away from the normal. Then it moves away from the normal. Done हो गया सबका लिख के, कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, अभी छोटा सा पॉइंट यहाँ डिस्कस करना है। When a ray of light passes from a rarer medium to denser medium, यहाँ पे when a ray of light passes from denser medium rarer medium. When a ray of light passes from rarer medium to denser medium, and when a ray of light passes from denser medium to rarer medium. याद देखो, समझो यहाँ पर भी एक नॉर्मल और यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें। इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बोलना जरूरी है बेटा, पीछे वालों बोलना बहुत जरूरी है। तो मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर, आप लोगों को गप्पा-गोष्ठी खत्म कर दूँ तो स्टार्ट कर। अब क्या नुकसान है ना बेटा उसकी? क्यों बोल रहे हो बीच में? कुछ डाउट है तो बोल, मैं बता दूं। ये देखो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये भी हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये हमारा नॉर्मल और ये भी हमारा नॉर्मल। समझे यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या बोला? पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, मतलब ये आपका हो गया रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम, बराबर है। और रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होता है लाइक दिस। एक्चुअली इसको किधर पास होना चाहिए बेटा बोलो? स्ट्रेट लाइन पे, बिकॉज ऑफ रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन, बट एज इट passes from rarer to denser, it will bend towards the normal, it towards the normal bend हो जाएगा। अब ये है तुम्हारा I और ये तुम्हारा हो गया R, और ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन ये R और ये I। क्या पता चल रहा है बेटा यहाँ पे? Since I equals to R plus delta, I equals to R plus delta, so I is more than R or not? R में कुछ ऐड करेंगे तो I का इक्वल हो रहा है, मतलब I is more than R। यहाँ पे भी हम इस रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं लाइक दिस, इसको इधर पास होना चाहिए because of rectangular propagation, but as it passes from denser to rarer, it will move away from the normal. It will move away from the normal like this. ये तुम्हारा हो गया I और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा R। ये पूरा R हो जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये R हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा क्या होगा? सर आपने मिस्टेक कर दिया सर,
हमने उसको रब कर दिया, काय को रब किया सर? इधर का बीच का एंगल डेल्टा हो जाता था ना सर, एंगल, हाँ वही होता ना मेरा बच्चा, इधर जाना चाहिए था, देखो तभी भी दिख रहा था, हल्का हल्का दिख रहा, यहाँ से पास होना चाहिए था, बराबर है, और यहाँ से पास हुआ, यही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हुआ ना। बट बेटा उधर ही डेविएशन, उधर ही यार गंदा दिखेगा, क्या करे थे? देख हम लोगों ने क्या पढ़ा है, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल मेड बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन, उसका आगे लाइन कंटिन्यू कर दो ना बेटा, आया ना? ये तो तुम्हारा एंगल नहीं हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। और वैसे भी देख ऐसा था ना, ये वाला था ना तुम्हारा डेविएशन, इधर जाना चाहिए था और यहाँ से पास, ये वाला डेविएशन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और नॉट वर्टिकली अपोजिट एंगल, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा डेल्टा हो गया, आई हो गया यार, सबको समझा बेटा मैंने क्या बोला? अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, आई प्लस डेल्टा इज आर, तो आई लेस देन, ये दूसरे सबको समझिए। मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में लास्ट टाइम लिख के दिया है कि नहीं लिख के दिया? नहीं लिख के दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में नहीं लिख के दिया। चलो पहले इन दोनों को शाम को फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे अच्छा लगा कल करेगा मेरे साथ में पूछा उसका तो आंसर दे, अच्छा लगा तुझे? होमवर्क करके अच्छा लगा तेरे को? ये लिख के तुम अच्छा नहीं लगा? फिर बोलते मुंह दिखता है मेरा बच्चा, आया ना? नहीं दिखता, बच्चा बैठ जा।
Okay. What is the refractive index? What is absolute refractive index? And what is relative refractive index? तीन चीजें पूछा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तीन चीजें कोई बता रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट स्टैंड when a ray of light passes from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. Q. मैंने पूछा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? अच्छा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? तू कौन है? पता है तुझे तू कौन है? बेटा ये क्या है इतना, मतलब क्या इतना डिस्कशन करने का क्या है? कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत है रे, घर पे भी बच्चे बहुत मारते थे, परेशान है अपनी जिंदगी से। ऐसा क्या है, क्या इतना डिस्कशन है? तू सॉरी मेरे को बोल दिया, पूरी क्लास का तूने टाइम 2-3 मिनट वेस्ट किया ना, मोमेंटम ब्रेक किया ना, इसका क्या सजा मिलना चाहिए? गेट लॉस्ट। बट सी, हम बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? पढ़ा आप लोगों ने, साइन आई अपॉन साइन आर, V1 अपॉन V2। खैर ये तो हमारे डेफिनेशंस की बातें हैं, हमें समझने के लिए क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या मैं मोटा हूं, आप लोग बोलोगे सर सवाल क्या पूछ रहे हो सर, आप मोटे ही हो। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? मे बी मैं आप लोगों के लिए मोटा हूं बिकॉज आपसे मैं ज्यादा मतलब फैट हूं तो मोटा हूं, ठीक है। और जो मेरे से भी ज्यादा मोटे लोग हैं उसके लिए तो स्लिम एंड ट्रिम होना। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? मतलब ना हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते, समझा? मतलब यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन की बात है।
तो अगर मैं पूछता हूँ क्या मैं मोटा हूं, तो आपका दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए था, सर किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर आप हमारी रेस्पेक्ट में बात करें तो डेफिनेटली आप मोटे, और जो बहुत ज्यादा मोटे हैं उनके कंपैरिजन में ओके ठीक है, फिर आप पतले हो। जैसे बेटा अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि वाटर क्या है, रेयरर मीडियम है कि डेंस मीडियम है, तो नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। अगर आप उसको एयर के साथ कंपेयर करोगे और वाटर के साथ, ग्लास के साथ कंपेयर करोगे तो रेयरर है। तो रेयरर डेंस डिपेंड करता है किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। और ये जो कंपैरिजन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बेटा आप दोनों जन जरा स्टैंड और मोबाइल लेके जरा बाहर जाओ, अपना काम करके फिर वापस आ जाओ। मैं तो मूव स्टैंड फास्ट, आप दोनों जन स्टैंड जल्दी, स्टैंड फास्ट प्लीज, सर रिक्वेस्ट, जल्दी फास्ट बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करो क्लास का, अपना काम खत्म कर लो, फिर बाद में बताना कैसा वैसा देखते हैं। ओके, सो हम क्या बात कर रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कंपैरिजन बिटवीन द टू मीडियम, किसी भी दो मीडियम का कंपैरिजन है बेटा, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अभी वो रेयरर है, डेंसर है, इस कंपैरिजन को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरा बात सबको समझा? अब इसमें भी दो चीजें होती है, इसमें मैंने बताया, एक रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट होता है। डेफिनेशन वाली बात अलग है, जाना भाई, नोट कर। पॉइंट ऐसा है कि इसमें एब्सोल्यूट क्या है और रिलेटिव क्या है। जैसे देख बेटा, यहीं पे मान ले ऐसा 30 किलो, 50 किलो, 75 किलो, 150 किलो मान ले बोला, ठीक है। Who is the best in the weight? 150 सबसे ज्यादा है ना, जा भाई जा तू, ठीक है। तो बेटा मैं क्या बोल रहा था कि भाई मान ले यहाँ पे सबका वेट बताया है, हम तो हमसे कंपैरिजन किसके साथ होता है? दी बेस्ट के साथ होता है। आज कोई बहुत फास्ट लिखता है, बहुत फास्ट चलता है, तो लोग बोलते हैं तो राजधानी जैसा लिखता है। क्यों बेटा? क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे फास्ट मूविंग ट्रेन है राजधानी, तो सब उसी का एग्जाम्पल देते हैं। कल बुलेट ट्रेन आ जाएगा तो कोई राजधानी का नाम लेगा क्या? बुलेट ट्रेन का नाम। मेरा बात समझ में आ रहा है? मतलब मैं बोलना चाहता हूँ उस समय पे जो बेस्ट होता है हमेशा उसके साथ कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे आई एम द बेस्ट, तो इनका वेट का कंपैरिजन मेरे साथ होगा 30, 150, 1:5, 50, 150, 1:3, 75, 150, 1:2। इन कंपैरिजंस को हम लोग बोलेंगे, इन कंपैरिजंस को बोलेंगे एब्सोल्यूट। और वही कंपैरिजन इन दोनों में या इन दोनों में होता है तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव। मेरा बात समझा? तो कंपैरिजन विद द बेस्ट वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, और किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन होगा तो कॉल्ड रिलेटिव। याद रहेगा? मतलब बेटा ना, जब कभी भी किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एयर के साथ कंपेयर करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं एब्सोल्यूट, और किसी दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे रिलेटिव। अभी बेटा ऐसा, बिकॉज सबसे ज्यादा रेयर मीडियम कौन सा है? एयर। एयर से ज्यादा रेयर और कोई मीडियम है नहीं। आप बोलोगे सर वैक्यूम, तो वैक्यूम तो मीडियम नहीं है ना, वैक्यूम तो वैक्यूम हो, कोई मीडियम थोड़ी ना है। तो अगर किसी मीडियम की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रेयर कौन है बेटा? बोलो एयर। तो किसी भी मीडियम को जब एयर के साथ कंपेयर करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट। और किसी दूसरे मीडियम के साथ करेंगे तो रिलेटिव। याद रहेगा सबको? पक्का सबको याद रहेगा? फाइन, तो जरा लिख ले, सबको भी लिखो। बेटा देख ऐसा नहीं, वही तो बोला ना, हमेशा बोल ही नहीं सकते ना, हर मीडियम रेयर है, हर डेंसर है, डिपेंड करता है। सब में अच्छा ही है, सब में बुरा ही है। अब वो सच में अच्छा है बुरा है वो तो दूसरे के साथ कंपेयर करके पता चलेगा ना। कोई एकदम बेकार है और कोई महा बेकार भी है, तो महा बेकार के लिए बेकार तो अच्छा है ना, समझ लो, वो कंपैरिजन की बात है। राइट डाउन, राइट डाउन, स्टार करके लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, refractive index of a medium
is defined as a refractive index of a medium is defined as refractive index of a medium is defined as a ratio of defined as a ratio of speed of light in air defined as a ratio of speed of light in air to TO2 speed of light in that medium to speed of light in that medium to speed of light in that medium. इसके लिए क्या लिखेंगे यार देखो कैसा लिखेंगे म्यू म्यू ये म्यू है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिखेंगे एम और यहाँ पे लिखेंगे ए पढ़ेंगे कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इसका मतलब है कि हमारा रे ऑफ लाइट एयर से उस मीडियम में पास होगा अगर मैंने ऐसे लिखा म्यू ए एम तो पढ़ेंगे कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम और इसका मतलब होता है कि मीडियम से एयर में पास हो रहा है ये सबको समझ में आया बेटा तो म्यू ए एम इक्वल्स टू क्या होगा वीए बाय वीएम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम अब इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ सी बाय वीएम सी क्यों बेटा बोलो क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सी से तो सी डिवाइड बाय वीएम वीएम लिखो या सिर्फ वी भी लिखोगे तभी भी चलेगा ना उस मीडियम में जो स्पीड है वी एयर में उसी उससे बाय वी ऐसा लिख सकते हैं तो लिख लो इसको मतलब किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं किसी भी मीडियम में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं डन हो गया यहाँ पर चलो फाइव अभी नीचे लिखो नोट करके लिखो नीचे नोट करके लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is a comparison refractive index is a comparison between the two mediums refractive index is a comparison between the two mediums about their rareness or denseness about their rareness or denseness about their rareness or denseness. Full stop. Continue. Comparison of a medium with air. Comparison of a medium with air is called absolute refractive index. Is called
Absolute refractive index is called absolute refractive index. While comparison of a medium with any other medium is called a relative refractive index. ये नोट का फर्स्ट पॉइंट था ना बेटा, ये नोट का फर्स्ट पॉइंट था। ये देखो फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट देखो मैं क्या लिखता हूं, μ12 मतलब रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में पास हो रहा है, क्या बोलेंगे, साइन आई अपॉन साइन आई। उस फर्स्ट मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और सेकंड मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, दैट इज इक्वल्स टू n1 lambda 1 n2 lambda 2। ठीक है, ये कैसे आया, ये थर्ड पॉइंट में लिख के दूंगा थोड़ी देर में। फोर्थ पॉइंट में मैं लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू n lambda, साउंड में पढ़ा हम लोगों ने, v इक्वल्स टू n lambda पढ़ा है ना साउंड में, v इक्वल्स टू n lambda। और फिफ्थ मतलब इसकी वजह से लिखा n1 lambda 1 n2 lambda 2। अभी जो अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, when medium changes velocity and wavelength changes, but frequency remains the same. अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो n1 n2 सेम रहेगा, वो दोनों भी छू हो गए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, lambda 1 by lambda 2। फिर जो μ12 है, इन दो मीडियम के बीच में कंपैरिजन, आई मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द टू मीडियम्स, और उन दोनों ही मीडियम का अपना अपना ओन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा ना। जैसे मान लो एक ग्लास और एक वाटर, एक ग्लास वाटर का रिलेशन, बट ग्लास का और वाटर का दोनों का अपना अपना ओन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के साथ तो है ना, दोनों का अपना अपना भी है ना बेटा, एयर के साथ कंपैरिजन, तो एयर के साथ कंपैरिजन होगा तो हो जाएगा 2π with air। मतलब देखो 1 2 फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में पास हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2 into 1 हो जाएगा, उतना याद, ये क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, वो याद रखो। कभी आएगा ऐसा सम तो मैं बताऊंगा कैसे, बट वो जाता है। और μ21 लिखा मतलब सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में पास हो रहा है, साइन आर v2 by v1 n2 lambda 2 n1 lambda 1 lambda 2 by lambda 1 μ1 by μ2 आया ना, सबको समझा बेटा,
ओके सबका लिखे जो मेडिकल critical angle and total internal reflection, critical angle and total internal reflection. Critical angle and total internal reflection. Critical angle and total internal critical angle and total internal reflection. ठीक है? ध्यान से देखो साहब, ये हमारा कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एनी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मान लो ये हमारा रेयर मीडियम है, and this is
denser medium, so it is water. So rarer medium, denser medium. अभी यहाँ पे समझो कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है, एनी सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट डेंसर मीडियम वाटर में है, वहां से रेज ऑफ लाइट विल एमिट इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन और नॉट, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे ऐसा है कि एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में जाएंगे, रेज ऑफ लाइट विल एमिट इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, तो एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा, तो समझो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट होके यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंट होगा, यहाँ पे कैसा इंसिडेंट होगा, नॉर्मली, एंड एज ए नॉर्मली आ रहा है सीधा सीधा पास हो जाएगा, ये सीधा सीधा पास हो जाएगा। मतलब एक बात बताओ बेटा, कैसा था नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या, पहले देख लो एक बार। समझो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से नॉर्मल है, रे ऑफ लाइट यहाँ पर आया, ए एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर आया ए एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर आया ए एंगल ऑफ इंसिडेंस, और समझो इधर ही से आया तो फिर सीधा सीधा पास। समझो मेरी बात, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल इंसिडेंस, अलोंग द नॉर्मली आया तो नॉर्मल इंसिडेंस, तो यहाँ पे अलोंग द नॉर्मली आया ना, नॉर्मल इंसिडेंस, तो उसका बेंडिंग्स वगैरह नहीं होगा, भले और एरर से डेंसर या डेंसर से एरर किधर भी जाने दो, बेंडिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई का ही वैल्यू क्या हो गया, 0, तो आर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, आई और आर दोनों का वैल्यू 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। सबको मेरा बात समझ में? स्नेल्स लॉ ना बेटा, स्नेल्स लॉ, v इक्वल टू sin i अपॉन sin r, i का वैल्यू 0 तो r का वैल्यू को 0 ही होना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल इंसिडेंस, इसको रहने दो कि मिटा दो इसको, रहने दे, क्या प्रॉब्लम। अब यहाँ पे और भी 2-3 नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं, एक किसको बहुत मस्ती आ रही है, ये बालवाड़ी, बालवाड़ी किसको बोलते हैं, छोटे बच्चे ओके। एक स्टेटमेंट ऐसा है, when normal is moving away from the source, angle of incidence increases। नहीं समझा, फिर से बोलो, when normal is moving away from the source, angle of incidence increases। अभी मैंने समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो देखो मैं कैसा लाइन मार रहा हूँ। ये देखो, ये सब नॉर्मल्स है। अभी तो पापा के नाम से, अभी तो उसका गुस्सा गले मिल रहा है, अभी तो थोड़ी देर तो कंप्लेन कर रहा था, तो भी कम मार्क्स नहीं है, याद है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ये सब नॉर्मल्स है। मैंने बोला एज नॉर्मल इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस। ठीक, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रहते, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी हो गया और ये भी हो गया। कौन सा एंगल सबसे ज्यादा है, ये वाला ना, क्योंकि वो नॉर्मल सोर्स से सबसे ज्यादा दूरी है। वही तो मैंने बोला था, एज नॉर्मल्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस। ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद हमारा रे ऑफ लाइट कहां से कहां पे पास हो रहा है, डेंसर टू रे, so it will bend towards the normal और away from the normal, away from the normal। उसको जो स्लाइड पे जाना चाहिए था, उससे थोड़ा ज्यादा एंगल रिफ्रैक्ट हो जाएगा,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। आर आर थोड़ा एक और पॉइंट जब ऐसा आ जाएगा, जब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 90, और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए इसका वैल्यू 90 हो जाएगा उसी को बोलेंगे आई सफिक्स सी, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे? आई सफिक्स सी, क्रिटिकल एंगल। और उसके बाद अगर मान लो हमारा आई का वैल्यू ज्यादा हो गया देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही है ना क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 90 से ज्यादा होगा। और अगर 90 से ज्यादा होगा तो ये कहां पे वापस आ जाएगा? तो बोलो उसी मीडियम में वापस आ जाएगा जिस मीडियम से आया। जब उसी मीडियम में वापस आ गया तो क्या ये रिफ्रैक्शन है? ना, ये क्या है बेटा? बोलो रिफ्लेक्शन। और इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप बोलोगे सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और नॉर्मल रिफ्लेक्शन में फर्क होता है क्या? होता है। जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगा ना, नॉर्मल रिफ्लेक्शन, उसमें 100% एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा या कुछ पार्ट उधर ही रह जाएगा, ऐसा होता है। 100% एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं होता नॉर्मल रिफ्लेक्शन, बट यहाँ पे बेटा ना ऑल 100% एनर्जी विल रिफ्लेक्ट। तो एक बात बताया था ना बेटा, जितने भी अपने भाई बहन चश्मा पहने हैं उनकी आंखों पे देखो। ये बेटा हमको ना, हमको हमारा चेहरा भी दिखता है, उनकी आंखें भी दिख रही है। उनकी आंखें जो दिख रही है वो क्या बेटा? बोलो रिफ्रैक्शन। और हमको हमारा चेहरा दिख रहा है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा उनकी आंखें ज्यादा दिख रही है ना, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन ज्यादा है। रिफ्लेक्शन कम है, सबको हमारा हल्का हल्का हमारा चेहरा दिखाई देता है। तो दोनों साइमल्टेनियस फिनोमिना है कि नहीं? तो जहाँ पे 100% रिफ्रैक्शन होना रहेगा ना, वहां पे रिफ्रैक्शन होता नहीं। 96% रिफ्लेक्ट हो जाता है, 4% रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होगा ना, कहते हैं वहां पे 96% रिफ्लेक्ट होगा और 4% रिफ्रैक्ट हो जाएगा। मतलब 100% रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं होता नॉर्मल केसेस में, बट यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ऑल 100% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बात सबको समझ में आई है क्या? श्योर सबको समझ में आई? कोई तो रुका नहीं है। हाँ, ये देख सुनना, अभी हम लोगों ने बात किया था ना, नॉर्मल जब सोर्स से दूर जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा। तो ये नॉर्मल इससे तो दूर है ना, तो यहाँ का एंगल उसके एंगल से ज्यादा ही होगा। अरे सबसे पहले तो ए वाला नॉर्मल था, ए वाला था, ए वाला था, ए वाला था। सबसे कम, सबसे नजदीक कौन सा नॉर्मल? ए वाला। और सबसे दूर कौन है? ए वाला। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है कि नहीं? उससे ज्यादा इसका है कि नहीं? उससे भी ज्यादा इसका है और उससे भी ज्यादा इसका है। एक्चुअली देखो सुन मेरी बात है, हेलो, चारों भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, चारों भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन हम सबको क्रिटिकल एंगल बोल सकते हैं क्या? जिस एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज राइट एंगल, सिर्फ उसी को क्रिटिकल एंगल बोले। तो वही सिर्फ हमारा क्या है? क्रिटिकल एंगल। ठीक है। और ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 90 से बड़ा हो गया। 90 से बड़ा हो गया मतलब उसी मीडियम में वापस आ गया, जिस मीडियम से आया था। इसके लिए उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मेरा बात सबको समझा? ये दो चीज सबके दिमाग में आई है। ये डायग्राम ड्रॉ करो, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो सब लोग।
अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट ऐसा पूछता था, चलो क्रिटिकल एंगल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को मैं लिख के दे दूंगा बाद में। फिलहाल मैं ऐसा जानना चाहता हूँ कि रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ पे पास हो रहा है, डेंसर टू रेयर। क्या अगर हमारा रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में पास हुआ तो क्रिटिकल एंगल पॉसिबल नहीं है क्या, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है क्या? पॉसिबल है ना? अरे हाँ तो बोलो। एकदम गलत जवाब, नहीं है पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल बेटा। पूछ क्यों? देख, अब इसके पहले तूने क्या पढ़ा था, क्या लिख के दिया था? रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो आई का वैल्यू आर के वैल्यू से हमेशा ज्यादा हो, बराबर है? तो अगर वो रेयर से डेंसर में होगा तो आई का वैल्यू हमेशा आर से ज्यादा रहेगा, और आई का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितना पॉसिबल? मैक्स टू मैक्स 90 भी नहीं, 90 भी नहीं, 89.999। देख, अगर ये तुम्हारा नॉर्मल है, यहाँ पर इंसिडेंट हो सकता है, यहाँ पे सब इंसिडेंट हो सकते हैं बेटा, बट अगर यहाँ पर इंसिडेंट हो गया ना तो सीधा सीधा पास हो जाएगा। फिर नॉर्मल इंसिडेंस हो गया ना सरफेस के लिए, या यहाँ से पास होगा तो नॉर्मल इंसिडेंस कहलाएगा, मतलब एंगल इन दोनों के बीच में ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर एंगल 0 और यहाँ पे 90, मतलब हमारा एंगल 0 से 90 के बीच में ही रहेगा। और अगर आई का वैल्यू देख 90 पॉसिबल नहीं है, मान ले आई ज्यादा से ज्यादा 90 हो गया, तभी भी आर का वैल्यू तो 90 से कम ही होगा ना। और जब तक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 नहीं होगा, क्रिटिकल एंगल ही नहीं होगा। इसके लिए जब हमारा रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में पास होगा तो क्रिटिकल एंगल ही पॉसिबल नहीं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल नहीं। वो तभी पॉसिबल है जब हमारा रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ पे पास होगा, याद रहेगा। चलो और भी बहुत सब चीजें डिस्कस करेंगे इन द इवनिंग। चलो बाय, बाय एवरीवन।